इस वक्त इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर हथकंडा चला रहा है, हर बात में साजिश का एंगल घुसेड़ देता है, हर बात में राजनीति ले आता है, हर बात में लोगों को उकसाना इंडी गठबंधन की आप सोची समझी रणनीति कह सकते हैं। और ये पिछले कुछ वक्त से लगातार हो रहा है कि कैसे पब्लिक को पिन मारो, किसी ना किसी मुद्दे पे तो पब्लिक सड़क पर आए, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं। क्योंकि आप देखिए, आज वक्फ बिल को लेकर भयंकर विरोध किया इंडी गठबंधन, कह दिया कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। इसी तरह से बांग्लादेश के हालात दिखाकर भारत में लोगों को उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। कल सलमान खुर्शीद ने जो बात कही थी, उससे एक कदम आगे बढ़कर मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हैं। और इसी तरह से रेसलर विनेश फोगाट के मामले में भी लगातार भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति चल रही है। आज संसद में हो हल्ला किया गया, जबकि इस मामले में तो कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। यानी विनेश फोगाट को मेडल ना मिले, लेकिन मोदी के खिलाफ साजिश हो जाए, यह पूरी तैयारी है। वक्फ एक्ट में सुधार करें नरेंद्र मोदी तो उसे साजिश बता दो, किसी को मेडल ना मिले तो साजिश बता दो। गजब हाल बना रखा है इन लोगों ने। राजनीति का कोई तो लेवल होना चाहिए। भले ही आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आए, लेकिन ऐसी राजनीति तो ना की जाए जिसमें देश के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। सिर्फ यह सोचना है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। चुनाव में कर नहीं पा रहे तो कभी बांग्लादेश मॉडल देखते हैं, कभी श्रीलंका मॉडल देखते हैं। मतलब इनका हाल वो है कि पड़ोस में आग लगी है और ये सोच रहे हैं कि कैसे घर से, अपने घर से किसी को निकालना है, तो उसके लिए अपने घर में भी आग लगा क्यों ना लगा ली जाए। क्योंकि जहां जहां पड़ोस में आग लगी है तो सब बाहर खड़े हैं, घर जलता देख रहे हैं। अपना घर जलाना पड़े तो जल जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी कम से कम बाहर निकले प्रधानमंत्री आवास। विनेश फोगाट के मामले में तो राजनीति चल ही रही थी, लेकिन आज वक्फ बोर्ड को लेकर भी भयंकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, आज वक्फ एक्ट में बदलाव करने वाला संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। वक्फ एक्ट को लेकर भी इंडी गठबंधन अपनी वही राजनीति खेल रहा है। वक्फ एक्ट को लेकर भी मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार साजिश कर रही है। वही सीए, वही एनआरसी वाला नैरेटिव कि मोदी को खत्म करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, मोदी पर, मुसलमानों पर अत्याचार हैं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है। मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। वही घिसा पिटा राग फिर से तेज आवाज के साथ बोलना शुरू कर दिया गया। लेकिन रिफॉर्म कोई भी हो, हर रिफॉर्म में विपक्ष का एक ही काम है, ऐसे लंगी लगा दो, पैर लगा दो, अड़ंगा लगा दो। इस बार तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है। भले ही वक्फ एक्ट में संशोधन करके गरीब मुसलमानों का ही भला किया जा रहा है, देश में समानता लाई जा रही है। हमने आपको विस्तार से बताया था कि वक्फ एक्ट में कैसे मुसलमानों को ऐसे अधिकार मिले हैं जो किसी धर्म को नहीं मिले, यानी समानता का लेवल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन वक्फ एक्ट में संशोधन को मुसलमानों के खिलाफ बताकर माहौल बनाने का काम शुरू हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का यह सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती भाजपाई हित में जारी, इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के साथ जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और यह सारा नैरेटिव या तो मुसलमान वोट बैंक के लिए है, या मुसलमान के अंदर वो जो आग जलाने की कोशिश की जा रही है कि सड़क पर उतरे लोग, उसका प्रयास एक तरह से दिखता है। अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में वक्फ बिल का कैसे विरोध किया, एक बार वो देखिए, फिर आपको बताऊंगा अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच टकराव क्यों हुआ, क्या ऐसा कह दिया अखिलेश यादव ने कि अमित शाह भड़क गए। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं,
उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो दूसरे धर्मों के बोर्ड को सहूलियतें मिली हुई हैं, जो उनके लिए व्यवस्था है, वही वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। तो पहले बॉस इतने साल में वक्फ बोर्ड को जो एकदम सुप्रीम पावर दिया, वो दूसरे धर्मों को भी तो देनी थी। तब आपने नहीं सोचा कि वक्फ को तो हमने वो पावर दी है जो किसी धर्म को नहीं दी। कह रहे हैं कि भाई दूसरे धर्म के व्यक्ति की वक्फ बोर्ड में क्या जगह है, दूसरे धर्म के लोगों के जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है, वो ठीक है। वक्फ बाय यूजर, ये क्या चीज चल रही है? जिला अधिकारी को पावर देंगे तो क्या हो जाएगा? और वक्फ को जो पावर है, जिससे जमीन जो है इसकी उसकी, जिसकी 1500 साल पुराना मंदिर भी जो है वो वक्फ का हो जा रहा है, पूरा का पूरा गांव वक्फ का हो जा रहा है। वक्फ कुछ करे तो ठीक है, जो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से हो वो इन लोगों को ठीक नहीं लगता। इसी बीच अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा भी कहा जिससे गृह मंत्री अमित शाह भड़क। एक बार देखिए क्या हुआ वहां। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। हालांकि इस बातचीत के बीच अखिलेश यादव ने एक बात तो अच्छी कह दी। उन्होंने कहा बीजेपी अपने कुछ कट्टर समर्थकों के लिए ऐसा बिल लेकर आई। चलिए, कम से कम वो ये तो मान रहे हैं कि बीजेपी के कुछ ही समर्थक कट्टर हैं। सवाल तो यह है कि आपके कितने समर्थक कट्टर हैं जो आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? उनकी संख्या इतनी कितनी ज्यादा है कि आपको इस बिल का विरोध करना पड़ रहा है, जो दूसरे धर्मों के साथ न्याय करने की व्यवस्था करने जा रहा है। सरकार ने संसद में जो बिल पेश किया है उसके विरोध में देखिए कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हो गई। कांग्रेस, भाई इनको तो खड़ा ही होना था, इन्होंने तो सब दे रखा है उठा उठा के भरे हाथ से, ये लो ये लो ये लो। मैंने तो आपको पाठशाला में बताया था कि इनका बस चलता तो ऐसी व्यवस्था कर देते कि जहां उंगली रख दे वक्फ वो जमीन उसकी हो जाएगी। देश नहीं लिख दिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, आरजेडी है, एआईएमआईएम है। लग गए, सब लोग लाइन में लग गए भाई कि हम मुसलमान के साथ हैं, हम इस बिल का विरोध करते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जिनको मुसलमान भर भर के वोट देता है। जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करता है और जिनको मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है, उनको एक तरफा मुस्लिम वोट मिलता भी रहा है, और वो सब वक्फ सुधार बिल का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा मुखर होकर विरोध कर सकता है, कौन ज्यादा मुसलमान को दिखा सकता है कि मैं भाई मैं तेरे लिए खड़ा हुआ था वहां संसद में। तो इसमें पीछे कैसे रह जाएंगे ओवैसी साहब? सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। असदुद्दीन ओवैसी बिल्किस बानो का नाम तो ले लेते हैं, शाह बानो का नाम क्यों नहीं लेते? वो मुस्लिम महिला नहीं थी क्या? उसको अधिकार मिलना नहीं चाहिए था क्या? सहूलियत से मुस्लिम महिलाओं को भी चुन रहे हैं आप जब न्याय देने की बात होती है।
जब मुस्लिम महिला कहे मुझे ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, एक तलाक 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 बोल के तलाक नहीं चाहिए, तब मुस्लिम महिला नहीं दिखती। जब हिजाब का समर्थन करना हो तब इनको मुस्लिम महिला दिखती। कांग्रेस तो वक्फ बिल पर बात करते हुए इसकी तुलना अयोध्या के राम मंदिर से करने लगी बॉस। मतलब वहां लाइन में होड़ मची है कि हटो पीछे हटो, मुझे दिखाने दो मुसलमान को कि मैं हूं लाइन में सबसे आगे उसके साथ खड़ा होने वाला। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि क्या सरकार यह चाहेगी कि अयोध्या मंदिर बोर्ड में कोई गैर हिंदू आए? वक्फ एक्ट में बदलाव करके मोदी सरकार समाज में मतभेद पैदा कर रहे हैं। क्या जो राम मंदिर को लेकर बना हुआ बोर्ड है, अयोध्या मंदिर बोर्ड, क्या उसके पास वक्फ एक्ट जैसी ताकतें हैं, वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें हैं? क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड जहां मन जमीन पर हाथ रख दे और कह दे कि ये हो गई जमीन अयोध्या मंदिर बोर्ड की, ऐसा कर सकता है क्या? 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अपने प्रभु राम लला का जमीन लेने के लिए, उनकी जन्मभूमि लेने के लिए तो हिंदू को केस लड़ना पड़ रहा है बॉस। और आप कंपैरिजन कर रहे हो कि मंदिर बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड से कंपैरिजन होगा उसका। उस वक्फ बोर्ड से जो जहां उंगली रख दे वो उसकी हो जाती है एक तरीके से। किस लेवल पे जाओगे आप लोग मुसलमानों को अपीज करने के लिए? सुनिए, आप सुनिए कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं। सर, फंडामेंटली दिस इज an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see, sir, your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Concept of waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque. More than 200 years old mosque. Nobody know that how it became, what was actually the property deed of that mosque itself. You are removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. देखिए, ये लोग मुसलमानों के समर्थन में उतरने की होड़ में खुद ही गलतियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव का आपको बताया ही। अब इनका देखिए, खुद कह रहे हैं कि बीजेपी वक्फ बाय यूजर जो है वो क्लॉज हटा रही है। और मैंने आपको विस्तार से बताया था कि वक्फ बाय यूजर जो दुनिया के किसी इस्लामिक देश में वक्फ को अधिकार नहीं मिला हुआ है, वो भारत में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बाय यूजर का व्यवस्था कर दी 1995 में जाकर। उसके पहले नहीं थी वो व्यवस्था। और केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सारी मस्जिदें एक तरीके से है जो वो चली जाएंगी क्योंकि उसका डीड नहीं। यानी आप मान रहे हो इस देश में जितनी मस्जिदें हैं उनका कोई डीड नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर हैं? मान रहे हो ना? और आप कह रहे हो कि भाई सारी मस्जिदों को लेकर विवाद खड़ा हो जाएगा। 95 के पहले तो वक्फ बाय यूजर नहीं था, उसके पहले कौन सा विवाद खड़ा हुआ? वक्फ बाय यूजर मुसलमान के साथ अन्याय नहीं है उसे हटाना। वक्फ बाय यूजर इस देश के साथ अन्याय है उसको, उस क्लॉज को शामिल करना। वक्फ एक्ट में बदलाव वाले बिल पर इंडी गठबंधन ने सरकार पर निशाना साधा। इंडी गठबंधन ने कहा कि सरकार बिल लाने से पहले अपने सहयोगियों से तो पूछ लेती। आज इसका जवाब भी इंडी गठबंधन को मिल गया। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में गरजते हुए कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं ना, उनके तर्क बहुत ही खोखले हैं। यह बिल वक्फ बोर्ड को कानून के जरिए और पारदर्शी बनाने के लिए। ललन सिंह जो कह रहे हैं वो सुनिए, क्योंकि वो जवाब इंडिया अलायंस को वक्फ एक्ट पर वक्फ को लेकर जो बिल आया उस पर तो दे ही रहे हैं, साथ ही ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जेडीयू नरेंद्र मोदी के साथ इस मामले में खड़ी है मजबूती से। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों
कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। वक्फ एक्ट में क्या बदलाव होगा, क्या नहीं होगा, उससे मुसलमानों को कितना फायदा होगा, बिना कुछ जाने विरोध में आरोप लगाने शुरू कर। सरकार ने जो बिल संसद में पेश किया है वो मुसलमानों की भलाई के लिए। उससे वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों की जिम्मेदारी तय। आप देखिए कि बिल में क्या क्या है। एक तो वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, नेशनल लेवल पर मशहूर 4 हस्तियां, केंद्र सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव। और सबसे बड़ी बात कि इनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। यानी वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, मुस्लिम महिलाओं का इंपावरमेंट होगा। यही बात है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल से किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला उन्हें तो हक दिया जा रहा है। सुनिए केंद्रीय मंत्री। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड की मनमानी ताकत जो है उसे अब कंट्रोल किया जा रहा है। बोर्ड में चुनिंदा लोगों का दखल है, इस चीज को खत्म किया जा रहा है। बोर्ड के कामकाज में कोई पारदर्शिता ही नहीं। क्यों ना हो बॉस? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान का वोट लेना है इसलिए तुमको जो करना है करो। तुम एक काम करो, तुम यूसीसी में मत आओ, एक काम करो तुम एनआरसी का विरोध कर दो, एक काम करो तुम सीए से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन तुम फिर भी विरोध करो, हम तुम्हारे साथ दे देंगे। एक काम करो, तुमको जिधर मन करे उधर हाथ रख दो, बोल दो ये हमने जमीन वक्फ कर दी, ये हम पावर तुमको देते। चल क्या रहा है बॉस? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी और दूसरे धर्म क्या है वो बेवकूफ बैठे हुए हैं। पुराने वक्फ बिल से ये सारी चीजें चल रही थी जिसे अब सरकार बदल रही है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि कैसे मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स के चक्कर में साल 1995 और 2013 में वक्फ बोर्ड को कानून के तहत वो ताकतें दी गई जो आजादी से पहले के वक्फ कानून में नहीं थी, और ऐसे प्रावधान कर दिए गए जो इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं थे, जैसे वक्फ बाय यूजर, जिसे 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने जोड़ा। यह कानून दुनिया के किसी इस्लामिक देश में नहीं है। वक्फ बाय यूजर मतलब है जिस संपत्ति के वक्फ होने के कागजात ना भी हों, आप उसे धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करते हो, आप उसे वक्फ कर सकते हैं। मतलब एक तरह से खुली छूट मिल गई कि जिस जमीन पर उंगली रख दो वो तुम्हारी टाइप। आप ये समझिए कि यह प्रावधान कितना ताकतवर है कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल हुआ था। वक्फ बोर्ड को जो ताकतें कांग्रेस की सरकारों के समय से दी गई थी, उसका कैसे फायदा उठाया गया आप वो भी देखिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बुरहानपुर में 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके खिलाफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को तगड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने तीनों ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि ये तीनों संपत्ति वक्फ बोर्ड से पहले की। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत आने वाली संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड कैसे अपना अधिकार जता सकता है। 26 जुलाई को इसी मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा था कि पूरे देश को ही वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे तो क्या नोटिफिकेशन वैलिड हो जाएगा क्या? हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं कि मतलब गजब हिसाब चल रहा है बॉस। कल को तुम कह दोगे कि भारत जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी, तो भारत तुम्हारा हो जाएगा, भारत वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगा।
सुनिए जज साहब ने वक्फ बोर्ड की कैसे क्लास लगाई थी। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे डिक्लेयर हो गया 89 में? नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो देन, क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by notifying, issuing a notification in the early 19s. बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे, क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट करो। सुन रहे हैं आप? जज साहब भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या छोटे छोटे नोटिफिकेशन जारी करो, फिर इकट्ठे ही कर दो। यही तो पब्लिक भी कह रही है। और इसमें वक्फ बोर्ड का क्या दोष है भाई? जब कांग्रेस की सरकार 1995 में कह रही है कि वक्फ बाय यूजर कर लो ना, तुमको दिया पावर हो यार, जहां मन तुम कहो वक्फ बाय यूजर, हो गई जमीन तुम्हारी। तो जब कांग्रेस दे रही है तो वक्फ बोर्ड कर रहा है, सरकारें देंगी तो उसको क्या दिक्कत है भाई, वो कर रहा है। और वही वो कह रहे हैं कि भाई इकट्ठा कर दो, निकालो नोटिफिकेशन, भारत हो गई वक्फ की प्रॉपर्टी, खत्म करो मामला। और कोई नरेंद्र मोदी इसको करे तो बोल दो कि मुसलमान विरोधी है मोदी। नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी होना हो, लेकिन जिन्होंने वोट के चक्कर में एक धर्म को इतनी असीम शक्तियां दे दी और दूसरों को किनारे लगा दिया, वो देश विरोधी जरूर है बॉस। इसी वजह से वक्फ एक्ट में संशोधन करने की मांग लगातार होती रही, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आड़े आ जाती और यह कहा जाने लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो लोग ये बातें करते हैं वो भूल जाते हैं कि वक्फ बोर्ड के सताए हुए सिर्फ हिंदू नहीं है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के पीड़ितों में शामिल दिल्ली के खालिद उर रहमान काजी को सुनिए, जो कागज दिखाकर बता रहे हैं कि इनके बाप दादाओं की 360 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। भाई बोर्ड का अब ये 123 प्रॉपर्टियां हैं, कम से कम इसमें 20-22 प्रॉपर्टियां हमारी अपनी हैं, जो निजामुद्दीन में और इसके अंदर जो आज इनके नाम बदल दिए गए हैं। तो इनके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं? अब हमारा केस एक साकेत कोर्ट में भी चल रहा है, निजामुद्दीन की एक प्रॉपर्टी है उसमें चल रहा है, वो भी पेंडिंग में है, और एक 30,000 में इसी खसरा नंबर 242 में इसी प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है अरशद मदनी साहब से। तो अरशद मदनी साहब से कई बार टेबल पर बात भी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो वक्फ बोर्ड से लिया, हमें बहका करके दिए कि वक्फ बोर्ड की जगह है। जब हमने अपने कागज दिखाए तो वो भी एकदम अचंभे में रहेगा कि यार ये तो इसके मालिक मौजूद हैं। मतलब प्रॉपर्टी आपकी थी, आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दी गया और वक्फ ने आगे बेच दी। वो वक्फ ने बेच दी है, ये चौधरी मतीन के जमाने में बिकी है और सबने पैसे खाए हैं। सबने पैसे खाए हैं, ये बोलने वाला हिंदू नहीं है, एक मुसलमान ही। वक्फ बोर्ड में संशोधन का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन अब सरकार को एक मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल से वक्फ बोर्ड में किए जाने वाले सुधारों पर समर्थन मिला। AISSC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारा संगठन सरकार की तरफ से लाए जाने वाले वक्फ एक्ट में सुधारों का समर्थन करता है। AISSC चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि ये सुधार बहुत समय से पेंडिंग थे। अभी जो वक्फ एक्ट चल रहा है वो कारगर नहीं है, उसमें दरगाहों का जिक्र तक नहीं है। वक्फ बोर्ड तानाशाही तरीके से काम करते हैं और उनमें कोई पारदर्शिता नहीं। हमें पूरी आशा है कि सरकार जो बदलाव लाएगी वो सभी के फायदे का होगा। यानी आप ये देखिए कि वक्फ में सुधार की मांग पहले भी हुई है और अब सरकार उसमें बदलाव करती रही, लेकिन इंडी गठबंधन इन सुधारों का भी विरोध कर रहा है। इसमें भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और मैंने आपको बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस सिर्फ इतने सालों से सिर्फ मुसलमान मुसलमान क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ये कोशिश भी कर रहा है कि कैसे देश में लोगों को डराया जाए ताकि पब्लिक डर के मारे, दूसरी वजहों से, गुस्से में, डर में, किसी भी वजह से सड़क पर आए और भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने।
हमने आपको कल भी बताया था कि देश में सभी को जलता बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस आपदा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर दिख रहा है, ताकि वो नरेंद्र मोदी को हटाने का लोकतांत्रिक तरीका तो अपनाकर भी विफल हो रहे हैं, तो सड़क का रास्ता अपनाया जाए। कल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं। आज कांग्रेस के एक और नेता रहे मणिशंकर अय्यर ने इससे आगे बढ़कर बात कह दी कि भारत में तो बांग्लादेश जैसे हालात बन चुके हैं। मणिशंकर अय्यर ने क्यों ऐसी बात कही है, एक बार वो सुनिए, फिर आगे की बात बता। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या? मणिशंकर अय्यर अपने ही बातों में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस के ही नैरेटिव को फेल करती है। कांग्रेस का नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के बावजूद देश में अगर बेरोजगारी है तो उसको लेकर नाराजगी हो। मतलब मान रहे हैं कि आर्थिक विकास तो हुआ है। विकसित भारत के बावजूद क्या आजादी है, यानी मान रहे हैं कि विकसित भारत तो हुआ है। चलिए आधा पार्ट तो कम से कम सही मान रहे हैं, आधा गिलास तो भर दिया, जो बाकी आधा खाली दिखा रहे हैं उसको भी मैं भर देता हूं फैक्ट्स के साथ। जो ये कह रहे हैं कि वहां पर भी चुनाव को लेकर मन में लोगों के शक पैदा हुआ, बहुत शक पैदा नहीं हुआ, शक पैदा किया गया और यहां भी आप लोग वही कर रहे हैं। यानी जो मॉडल बांग्लादेश का है वही मॉडल एक तरीके से कांग्रेस पार्टी इतने सालों से, इतने वक्त से इस देश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि उस मॉडल को तैयार कौन कर रहा है जो हर देश में बट रहा है। यहां संविधान खत्म होगा, सेम नैरेटिव अमेरिका के चुनाव में। बांग्लादेश में चुनाव गड़बड़ है, वही सेम नैरेटिव इंडिया में। यह कहां से कंट्रोल हो रहा है नैरेटिव? कल सलमान खुर्शीद का बयान, आज मणिशंकर अय्यर का ऐसा बयान, यह सिर्फ सहयोग है? नहीं बॉस, ये पब्लिक के अंदर ये लोग धीरे धीरे इंजेक्ट कर रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कोई गुस्से में रिएक्ट करे, कोई निराश होकर रिएक्ट करे, कुछ तो करे, लेकिन रिएक्ट तो करे। यही प्रयास दिख रहा है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर के बारे में ये याद रखिए, ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो कह चुके हैं कि पाकिस्तान को इज्जत दी जाए क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो 1962 में भारत पर चीन के हमले को कथित हमला कह चुके हैं और फिर माफी मांगी। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो पाकिस्तान जाकर ये कहते हैं कि मुद्दों को सुलझाना है तो मोदी सरकार हटाओ। अब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में है क्योंकि भारत में चुनावों पर शक हो रहा है, तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर चुनावों पर शक है तो क्यों इंडी गठबंधन चुनाव नतीजों को अपनी जीत बता रहा है और मोदी की हार बता रहा है? अगर शक है तो बोलो कि हम भी नहीं जीते हैं। अगर चुनावों में गड़बड़ी हुई तो कैसे कांग्रेस अपनी 99 सीटों के आने पर मस्ती में झूम रही है, राहुल गांधी को गजब का नेता बता रही है? लेकिन लोगों के अंदर शक पैदा करना है, लोगों को उकसाना है, जिससे भारत में भी वही सब हो जो दूसरे देशों में हो रहा है। क्या ये लोग यही नैरेटिव पे काम कर रहे हैं? हर संस्था पर सवाल उठा देना, हर संस्था पर संदेह पैदा करना और हर बात में राजनीति घुसेड़ देना, यही सब इंडी गठबंधन कर रहा है। जैसे आप विनेश फोगाट के मामले में देखिए, पूरा देश एक साथ है और इंडी अलायंस और उनके चिंदी मीडिया या उनके जो मीडिया है समर्थक, उसका अलग नैरेटिव चल रहा है। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी विनेश फोगाट के लिए अपील करने से लेकर उनको कंपटीशन के लिए तैयार करने तक। सब मानते हैं कि विनेश मेडल के हकदार हैं, फिर भी ये विनेश के मामले में राजनीति कर रहे हैं। आज राज्यसभा में मुद्दा उठाकर इंडी गठबंधन ने बॉयकॉट कर दिया। इसमें चेयरमैन तक पर सवाल उठा दिए कि वो तो नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, जबकि राज्यसभा चेयरमैन ने साफ कहा कि इस मामले में क्यों राजनीति करनी जब पूरा देश एक पेज पर, जब पूरा देश अपनी बेटी के साथ खड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी स्कोरिंग करनी है और अपने नंबर बढ़ाने हैं, पब्लिक के अंदर गुस्सा भरना है। भाई भरना है, बोलते जाओ, एक ही चीज बोलते जाओ, बोलते जाओ। 10 लोग कहेंगे कि यह गलत बोल रहे हैं।
2 तो मानेगा, 3 तो मानेगा, वो 2 जाके 5 को बोलेगा। झूठ ऐसे ही तो फैलता है। विनेश मामले को संसद में उठाकर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे विनेश की चिंता सिर्फ इंडी गठबंधन को। इसी में हंगामा हुआ, बायकॉट हुआ। देखिए आज राज्यसभा में क्या हुआ। Yesterday only we raised this issue, sir, and it is a very important issue, sir, not only concerned to a particular sir, individual. What's the point you are making? No, this Hogan. You want to discuss it? Yes. Discuss. And who is behind this? And how only 100 sir, grams. Nothing else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. Avail the rules, sorry. राज्यसभा में विपक्ष के रवैये से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो। उन्होंने विपक्ष पर सभापति की कुर्सी का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह तक कह दिया कि विपक्ष को लगता है जो व्यक्ति सभापति के चेयर पर बैठा है वो इसके लायक नहीं। जगदीप धनखड़ इतना नाराज हुए कि वो रोज रोज अपमान होने का आरोप लगाते हुए कुछ देर के लिए कुर्सी से उठकर चले गए। सुनिए विपक्ष के रवैये पर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है, लेकिन इस मुद्दे को पक्ष और विपक्ष में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ नड्डा ने सभापति की चेयर के अपमान की भी निंदा की। देखिए क्या कहा। सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। विनेश फोगाट के नाम पर कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है, उसे आप इस बात से समझिए कि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि अगर उनके पास बहुमत होता तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। सुनिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, फिर बताऊंगा कि हुड्डा के इस बयान पर कैसे विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने ही उन्हें करारा जवाब दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं, तो उसके साथ जाती है तो गोल्ड मेडल की पक्की मिलेगी, पक्का गोल्ड मेडल आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ, इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान को दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। पहले तो कोई पूछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से
कि पूरे देश में कई राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, कहीं से भेज दीजिए, पूरा इंडिया अलायंस मिल जाए और भेज दे विनेश फोगाट को। लेकिन कहना कुछ और है और अंदर नीयत कुछ और है। जब यह भेद होता है तो सिर्फ बयान दिए जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्यसभा भेजने वाले बयान पर तो विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने ही जवाब दे दिया। कहा कि जब हुड्डा की सरकार थी तो गीता फोगाट को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। सुनिए कैसे जो एजेंडा वाली पॉलिटिक्स हो रही है उसकी धज्जियां उड़ा दी और उसे पटकनी दे दी महावीर फोगाट। देखिए, जो 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस टाइम जो है बबीता ने जो सिल्वर मेडल लिया था, गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 12 में जो पहली महिला रेसलर थी जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो ने गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया। आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी जो पहली महिला थी जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा। इसकी तो पूरी जो सरकार थी। यानी वक्फ एक्ट से लेकर विनेश फोगाट तक के मामले में और दूसरे कई मामलों में साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है, जो लेवल गिरता चला जा रहा है। झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास हो रहा है, उनमें पिन मारने का प्रयास हो रहा है। और यह बात सिर्फ नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की नहीं है, सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। यह खतरा देश के लिए कि हम देश में कैसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन देश तो यहीं रहेगा। और क्या हम इस देश में झूठ और भ्रम की राजनीति ही आगे बढ़ाना चाहते हैं? यह सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं, उन्हें फॉलो करने वालों पर भी। पाठशाला में अब अगली क्लास। एक कंपनी ने बिना सैलरी काटे 55,000 कर्मचारियों को एक साथ 10 दिन की छुट्टी क्यों दे दी है भाई? दुनिया का वो नया चैलेंज जो मोदी के सामने आकर खड़ा है, किस किस की नौकरी जाएगी? अब इसका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें, विपक्ष को उनके हर सुधार में साजिश ही दिखेगी। और वो ये भी जानते हैं कि इंडी गठबंधन वक्फ कानून के नाम पर भी मुसलमानों को भड़काएगा, दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की मुस्लिम विरोधी वाली छवि को प्रोजेक्ट करेगा, प्रोपोगेट करेगा। नरेंद्र मोदी का सेक्युलर क्रेडिट स्कोर कम किया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब की परवाह नहीं करते। उनका हिसाब क्लियर है, वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे सामने कितनी बड़ी चुनौती क्यों न खड़ी। और एक ऐसी ही बड़ी चुनौती पीएम मोदी के सामने आकर खड़ी हो गई है। दरअसल देश की एक बड़ी डायमंड कंपनी में अचानक अपने सारे वर्कर्स को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया गया, और 1-2 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की छुट्टी दे दी। अच्छा, यह भी किया कि उस दौरान उनकी सैलरी भी नहीं काटूंगा। ऐसी छुट्टी तो सब मांगेंगे भाई, हमको भी दे दो, सैलरी नहीं कटनी है, 10 दिन छुट्टी मिल रही है, और क्या चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग तो इसे चमत्कार से कम नहीं मानेंगे कि कंपनी कह रही है कि 10 दिन छुट्टी लो, पैसा नहीं काटो, और हजारों लोगों को कह रही। लेकिन इस खबर में नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज छिपा है। पूरी खबर क्या है और कैसे ये नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज है, ये सब आज आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां महंगाई की वजह से सरकारें गिरना आम बात हो गई, आर्थिक संकट पर तख्ता पलट हो जा रहे हैं, मंदी की आड़ से बड़े बड़े देशों की हवा टाइट हो गई है, दुनिया के ज्यादातर देश लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, और इन तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास की ट्रेन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन इंडी गठबंधन को यह बात समझ नहीं आती कि ग्लोबल लेवल पर चुनौती कितनी बड़ी है, संकट कितना बड़ा है। इंडी गठबंधन को बस यही माहौल बनाना है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा है, टैक्स ज्यादा है, जीएसटी ज्यादा है। जब कोई पलटकर इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछ ले कि आपके पास कीमतों को कंट्रोल करने का क्या फॉर्मूला है, तो कह देंगे कि जातिगत जनगणना करा लो, सारी कृपा इसी वजह से रुकी है। इस वक्त भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन को लग रहा है ये कौन सी बड़ी बात है। जबकि आप देखिए वैश्विक लेवल पर चुनौती इतनी बड़ी है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे ताकतवर देशों में मंदी की आहट आ चुकी है, और इसके असर से भारत का बचना भी मुश्किल दिख रहा है। यही पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है।
हालांकि नरेंद्र मोदी ने ऐसी कई चुनौतियां टाली हैं और क्या वो ऐसा इस बार भी कर पाएंगे, ये बताने से पहले आपको पहले वो खबर बता दूं जिसकी वजह से आज ये चर्चा करनी पड़ रही है। पीएम मोदी के सामने कैसी बड़ी चुनौती है उसकी बात करूं उससे पहले सूरत की मशहूर डायमंड इंडस्ट्री की बात करता हूं, जहां एक कंपनी ने अचानक अपने कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी पर दी। कंपनी का नाम किरण जेम्स है, जो नेचुरल पॉलिश डायमंड का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल। कंपनी ने 17 से 27 अगस्त तक एक साथ 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। कंपनी ने कहा कि वो इस छुट्टी के लिए सैलरी से पैसे भी नहीं काटेगी। कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के पीछे कंपनी ने जो वजह बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में आई मंदी की वजह से डायमंड कंपनी को अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना पड़ा। लेकिन आप कहेंगे छुट्टी पे भेजा तो पैसा क्यों नहीं काटा? देखिए, कंपनी का कहना है कि मार्केट में पॉलिश डायमंड की डिमांड कम हो गई। प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। कंपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करके डायमंड की डिमांड और कीमत दोनों को बढ़ाना चाहती है, जिससे पूरी डायमंड इंडस्ट्री को फायदा मिले। 17,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी को पहली बार ऐसा स्टेप उठाना पड़ रहा है। दुनिया में सोचिए क्या हालात बन रहे हैं। सोचिए नरेंद्र मोदी भारत को कैसे बचा के रखे हुए हैं, दुनिया में तूफान, और उस बीच ऐसे करके बचा के रखा हुआ है। ये हिसाब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी डायमंड कंपनियां ऐसा करें। डायमंड इंडस्ट्री में ऐसी उथल पुथल क्यों मची है उसे भी समझिए। दरअसल सूरत की डायमंड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री। भारत का 90% डायमंड यहीं से एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में पॉलिश डायमंड का 80% यहीं से एक्सपोर्ट होता है और भारत में 95% पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट यहीं से होता है। डायमंड एक लग्जरी आइटम है और ग्लोबल लेवल पर मंदी की वजह से लोगों ने इसकी खरीद कम कर दी है। अमेरिका से भी डिमांड 50 से 75% तक गिर गई। नौकरी नहीं रह रही है वहां पर, महंगाई ज्यादा है, खाने को पैसे नहीं, लोग डायमंड खरीदेंगे, हीरा खाएंगे, नहीं ना खा सकते। सूरत से होने वाले डायमंड का निर्यात 82% तक गिर गया है। हीरा कारोबारियों के लिए अपने व्यापार को बचाना मुश्किल हो गया है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में 10 लाख लोग काम करते हैं और डिमांड और कीमत कम होने की वजह से जून 2024 में 4 लाख कर्मचारियों को सैलरी लेट होने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साल 2022 में डायमंड इंडस्ट्री का टर्नओवर 2,25,000 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 1.5 लाख करोड़ तक आ गया। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन क्या बता रहे हैं सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि डायमंड की चमक फीकी होने के पीछे की वजहें और क्या हैं और इसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भारत की कटेड डायमंड इंडस्ट्री विदेश के बाजार पे आधारित है। लास्ट 2 साल से भारत की कटेड इंडस्ट्री पे मंदी का माहौल है। इसके पीछे का रीजन है रशिया और यूक्रेन का युद्ध, अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी और कोरोना के बाद चाइना का जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज की डेट के अंदर ये 2 कंट्री के माध्यम से भारत के कट एंड पॉलिश इंडस्ट्री का 75% जो कट किया हुआ माल ये 2 कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े जानकार बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से हीरा कारोबारियों का 50% माल ही बिक रहा है, 50% स्टॉक में बचा हुआ। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कभी कोरोना, कभी युद्ध, कभी मंदी, इस वजह से दुनिया हिली हुई। और डायमंड इंडस्ट्री इससे कैसे प्रभावित हुई है वो आपको उदाहरण देकर बताता हूं। रूस दुनिया में रफ डायमंड्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के 30% रफ डायमंड की सप्लाई रूस की खनन कंपनी अल्रोसा करती है। भारत का 60% रफ डायमंड रूस की कंपनी से आता है। सूरत में इन कच्चे हीरो यानी रफ डायमंड को तराश कर पॉलिश किया जाता है। लेकिन अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी कंपनियां या उसके लोग रूस का हीरा खरीदें और रूस को मजबूत करें। इनकी लड़ाई में भारत के हीरा कारोबारी फंस गए, क्योंकि अगर कच्चा हीरा रूस से भारत आता भी है तो उसे तैयार करके किसे बेचा जाए यह भी समस्या है, क्योंकि अमेरिका पॉलिश हीरों की बिक्री का एक बड़ा बाजार है। हीरों की बिक्री कम होने का युद्ध सिर्फ एक फैक्टर है, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के उदाहरण से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस पर किसी का बस नहीं चलता। अब अगर रूस और अमेरिका आपस में भिड़ रहे हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे भाई? बहुत ज्यादा होगा तो वो अमेरिका और G7 देशों से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की अपील कर सकते हैं और यह काम तो भारत पहले से ही कर चुका है।
दूसरी बात, अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़े तो डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडी गठबंधन सरकार पर दबाव बनाएगा कि डायमंड इंडस्ट्री को आर्थिक पैकेज दिया जाए। हो सकता है भविष्य में ऐसे हालात बन जाएं, लेकिन तब यह भी सोचना चाहिए कि किसी भी सरकार को आर्थिक पैकेज देने के लिए भी फंड होना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन तो यह चाहता है कि सरकार जीरो टैक्स कर दे, जीरो जीएसटी कर दे, लेकिन फिर देश चलेगा कैसे, इसका जवाब वो देंगे नहीं। आप ये भी देखिए कि ग्लोबल लेवल पर इतने चैलेंजेस हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा। अमेरिका में बेरोजगारी दर पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा 4.3% पे पहुंच गई। पिछले 1 साल में अमेरिका में बेरोजगारी दर 1% बढ़ गई। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी मंदी का एक बहुत बड़ा साइन माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में अमेरिका में मंदी आने के पूरे आसार हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने भी अमेरिका में मंदी आने के आसार को 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। यह दुनिया का हाल हो रखा है बॉस। और हमारे यहां लोग जो है, नेता जो है, वो चिंगारी मार रहे हैं कि अरे भारत अच्छा कर रहा है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो बेहतर है, लेकिन बेरोजगारी है। अमेरिका की आबादी और भारत की आबादी को कंपेयर कीजिए और सोचिए उसके बावजूद सरकार कैसे जो है वो स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन दे दे के लोगों को कैसे उनको रोजगार मिले इसकी व्यवस्था कर रहे। फिर भी यहां पर पिन मारो का हिसाब चल रहा है। अच्छा, बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। UNCTAD यानी यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 2024 में दुनिया की आर्थिक विकास दर सिर्फ 2.6% रही। और ग्लोबल मानक के अनुसार अगर दुनिया की आर्थिक विकास दर 2.5% से कम या उसके आसपास रहती है तो दुनिया के ज्यादातर इलाकों में मंदी आना तय होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में अमेरिका ही नहीं, यूके, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, चीन जैसे देशों पर मंदी का बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर मंदी का खतरा लगभग ना के बराबर है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूरोप में मंदी आने की 55% आशंका है। मतलब जैसे घर में नहीं होता है कि आप घर में एकदम सॉलिड बैठे हुए हैं और बाहर तूफान आता है तो अपने को पता नहीं चलता, अपने को तो लगता है मौसम अच्छा हुआ है। जो गरीब हो रहा होता है, जिसका घर बर्बाद होता है, जिसका आशियाना उजड़ता है, उसको पता चलता है। तो दुनिया में यही तूफान आया हुआ है। चूंकि इंडिया को नरेंद्र मोदी ने ऐसा एकदम सॉलिड घर बना के रखा है, हमको महसूस नहीं हो रहा कि दुनिया में क्या हालात है और हम कितनी बेहतर स्थिति। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी संस्था ये मान रही है कि भारत में मंदी का असर ना के बराबर होगा तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाता है। आप देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। यह 9वां मौका है जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% पर बना के रखा। रेपो रेट को समान बनाए रखने का मतलब है कि आपके लोन की किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने विकास दर को बनाए रखने के लिए, महंगाई को काबू में करने के लिए, कीमतों को स्थिर रखने के लिए सख्त फैसले लिए। आरबीआई के मुताबिक 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान है। आरबीआई के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $675 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह है नरेंद्र मोदी के आने के बाद का नया भारत। दुनिया तबाह हो रही है और भारत चमचमा रहा है। पाठशाला में अब बात आसमानी आफत, बाढ़ बारिश का वो कहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म ही नहीं होने दे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही को एक हफ्ता गुजर गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू में इसलिए परेशानी आ रही है क्योंकि एक तरफ रुक रुक कर लैंडस्लाइड जारी है, तो वहीं बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है। अब तो पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर यूपी में भी देखने को मिलने लगा है। ज्यादातर बड़ी नदियां उफान पर है। ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, काशी तक के घाट लबालब दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने भी यूपी और बिहार के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक और गुजरात से लेकर असम तक क्या है मॉनसून का हाल, जरा इस रिपोर्ट में। इकतीस जुलाई को केदारनाथ में आई बादल फाड़ आपदा के बाद सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। बीच रास्तों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है, तो केदार घाटी में फंसे 20 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। भारत माता की जय, जय बाबा केदार की हर हर महादेव।
केदारनाथ में मौसम और हालात दोनों खराब हैं। अभी भी यहाँ करीब 50 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू में परेशानी क्यों हो रही है वो इन तस्वीरों से समझ लीजिए। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। यही केदारनाथ जाने वाला मार्ग भी है जहां कभी भी बड़े बड़े बोल्डर इसी तरह बरसने लगते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अभी सोनप्रयाग में ये बीच वाला स्लाइड पूरा ही आ रहा है, ऊपर से बहुत ही तगड़ा आ रहा है अभी। और जो हमारा सबसे टॉप वाला रोड था वो भी निकल चुका है। जो हम सबसे ऊपर वाले रोड से आते थे, जिधर लोग भटक रहे थे, उस साइड से भी निकल चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। हालात चाहे जैसे हों, ना तो केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्तों के कदम थक रहे हैं और न ही रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई बढ़ती जा रही है। वेरी गुड। बद्रीनाथ धाम में रास्ता भटकने के बाद तेज बारिश और नाले के बीच 5 साधु फंस गए। घटना की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम दुर्गम और पहाड़ियों के बीच करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह पर पहुंची जहां साधु फंसे हुए थे। पानी का बहाव काफी तेज था, ऐसे में रेस्क्यू करना आसान नहीं था। कुछ जवान अपनी जान जोखिम में डालकर साधुओं तक पहुंचे। फिर एक एक करके रस्सी के सहारे सभी साधुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि यहाँ साधुओं ने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन हिमाचल के रामपुर में लोगों की किस्मत साधुओं जितनी अच्छी नहीं थी। कल रात एक बार फिर बादल फटने के बाद लोगों पर आफत टूट पड़ी। बताया जा रहा है कि समेज इलाके में आए सैलाब में 45 लोग बह गए। 13 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता लोगों की तलाश की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। मैदान पर पहुंचने से पहले गंगा का रौद्र रूप देख लीजिए। ऋषिकेश के घाट लबालब भरे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने घाटों के करीब जाने पर रोक लगा दी है। वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है। सभी 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। एहतियात के तौर पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन और जेटी बंद कर दी गई है और लोगों को घाटों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ की वजह से हालात बदले हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि सामने आप देखिए कि सूर्य नमस्कार को समर्पित ये 3 आकृतियां हैं, 3 हाथ के निशान हैं। अब ये धीरे धीरे पानी के आगोश में जाते जा रहे हैं और इन 3 हाथों के साथ ही एक चौथा जो हाथ है, आप देखिए कि लगभग इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर के आसपास है, वो भी धीरे धीरे पानी के आगोश में जाता जा रहा है। घाट की सीढ़ियां हो या फिर छोटे बड़े जो मंदिर हैं, ये सब कुछ बिल्कुल पानी में समाहित हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वाराणसी के घाटों पर इस वक्त वाटर कर्फ्यू सा नजारा है वो देखने को मिल रहा है। गंगा का ये हाल हरिद्वार से पटना तक है। गांधी घाट पर गंगा जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद पानी को रोकने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं निचले इलाके में पानी भरने के बाद लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। बारिश वाली आपदा के बीच यूपी के कौशाम्बी से आई लापरवाही की तस्वीर देखिए। यहाँ दिल्ली बेसमेंट जैसी कांड होते होते बचा, जब बारिश का पानी एक निजी अस्पताल के बेसमेंट में भरने लगा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरा बेसमेंट चंद मिनटों में ही भर गया। बारिश के दौरान बेसमेंट में 1 दर्जन मरीज भर्ती थे, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, जहां संगम में दोनों नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों से संपर्क टूटने के बाद सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। नदी नालों में उफान के बाद प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। एमपी के दमोह में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने पानी के बीच थोड़ी सी होशियारी दिखाई तो उसे अपने ट्रैक्टर से ही हाथ धोना पड़ गया। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन डैम की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लेबर शिफ्ट चेंज के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रिटेनिंग दीवार के ढहने से पंप हाउस जलमग्न हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। घटना 1 अगस्त की बताई जा रही है। आरोप है कि अधिकारियों ने इसे दबा लिया, लेकिन घटना का वीडियो वायरल होने से मामला खुल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।